वेलकम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव शांति क्लासेस पे। मैं स्वस्थ हूँ। उम्मीद है कि आप भी स्वस्थ होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है 1.2। हमने 1.1 पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो उसके पहले हम जानेंगे कि हमें आज के वीडियो में करना क्या क्या है। तो देखिए हम आज के वीडियो में क्या क्या करेंगे। तो हमने यहाँ तक जो भी हम अभी मेंशन कर रहे हैं वो ये सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक, ये हमारा सारे थ्योरम हो गए थे, ये एग्जाम्पल हो चुका था, ये एक्सरसाइज 1.1 भी हो चुका था। तो आज हमें यहाँ से पढ़ना है। ठीक, यहाँ तक हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। तो चलिए आज यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे क्या क्या। पहले हम जानेंगे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय अर्थात फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये थ्योरम जानेंगे। इस थ्योरम में क्या क्या यूज होगा। हम इसमें एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और किन नंबरों का, कंपोजिट नंबर का। ठीक, कंपोजिट नंबर का हम कंपोजिट नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे अर्थात लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने पुराने वीडियो में शायद तक ये एलसीएम का जो फुल फॉर्म था वो हमने गलत बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। तो आप याद कर लीजिए कि एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समापवर्तक। ठीक, और इसके बाद हम जानेंगे इसमें कि ये सारे थ्योरम देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सारे एग्जाम्पल, हमारा यहाँ से एग्जाम्पल शुरू होता है तो हम इसमें एग्जाम्पल भी देखेंगे और एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल 7 और एक्सरसाइज 1.2 पूरी तरह से यहाँ पे सॉल्व करवाया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि आप चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो रेड में लिखा है सब्सक्राइब, इसे आप टच कर दीजिए तो ये इस तरह शो होने लगेगा। इस तरह शो होने के बाद आपको इस बेल आइकन पे भी क्लिक करना है ताकि आपको जो न्यू वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपको पता चल जाए कि वीडियो अपलोड हो चुकी है, नेक्स्ट क्लास की वीडियो अपलोड हो चुकी है आगे वाले चैप्टर की। और वीडियो को लाइक जरूर करें। उसके बाद आपको यदि आपको क्या करना है, यदि आपको इस वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। यदि मैं बोल रहा हूँ पर आपको वीडियो शेयर जरूर करना है तो शेयर करने के लिए आपको बता दूं कि शेयर करने के लिए शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको सीधे आपके मोबाइल पे नेक्स्ट पेज पे आपका ऐसे इंटरफेस खुलेगा। आप यहाँ से व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, लिंक को कॉपी कर सकते, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं और अपने सारे सोशल मीडिया पर आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपको हमारी सारी वीडियो देखना है, आपको कोई वीडियो खोजने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे इस जो शिव शांति क्लासेस लिखा है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास
आप यदि जैसे आप ऐसे वीडियो देख रहे हैं, नॉर्मली आप कोई भी वीडियो ऐसे देखेंगे तो आपको यहाँ से सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, बेल आइकन मिल जाएगा, शेयर करने का ऑप्शन मिल जाएगा, लाइक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन प्लेलिस्ट को जानने के लिए आपको हमारे इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो इस आइकन क्लिक करते ही आपका नेक्स्ट पेज ऐसे ओपन हो जाएगा, आपका वीडियो नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे प्लेलिस्ट, ये होम पेज है, यहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी लाइन से। लेकिन आपको प्लेलिस्ट में देखना है कि यदि आप नाइन्थ क्लास के हैं तो आपको नाइन्थ की सारी प्लेलिस्ट, सारे वीडियो इसके अंदर मिलेंगी। आप क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो इसके अंदर शो होंगी। और 10th क्लास के हैं तो इसके अंदर शो होंगी। जो भी प्लेलिस्ट बनेगा, अभी मैथ का प्लेलिस्ट है, उसके बाद साइंस का प्लेलिस्ट बनेगा, उसके बाद हमारा इंग्लिश का भी प्लेलिस्ट बनेगा। तो चलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। हम क्या बताया आपको कि हमें क्या जानना है इसमें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। स्पेलिंग में थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो आप देख लीजिएगा। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने नहीं, मैथ पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। जब इंग्लिश पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब अंक गणितीय का आधारभूत प्रमेय। अंक गणितीय का, अंक गणितीय अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो इसमें जो हम जानेंगे, इसके जो बैकग्राउंड है, इसमें क्या क्या यूज होगा, उसके बारे में हमको पहले सबसे पहले जानना होगा। उसके बाद हम जानेंगे कि ये थ्योरम कहता क्या है। तो इसमें पहले यूज क्या क्या होंगे वो हम बता देते हैं। पहले नंबर पे क्या यूज होगा कि कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक, कंपोजिट नंबर अर्थात भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वैसे हम पुराने वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन इस वीडियो का अलग है। कुछ बच्चे सिर्फ इसी वीडियो को देखने आते हैं तो उनके लिए है, ताकि उन्हें और भटकना न पड़े। पर उसको और अच्छे से जानना तो आप पुराने वीडियो जरूर देखें। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम जानेंगे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या। उसके बाद तीसरे नंबर पे जानेंगे कि एलसीएम कैसे निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। चौथे नंबर पे जानेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालना है, ठीक। और ये नॉर्मल मेथड से हम कैसे निकालते हैं, उसके बाद इस थ्योरम के थ्रू कैसे निकालेंगे, ठीक। तो अब समझते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं क्लासेस को कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो दो से अधिक अर्थात 3 या 3 से ज्यादा नंबरों से पूरी तरह विभाजित हो जाएं। ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि हम समझ लेते हैं कि 6, तो 6 हमारा किन किन नंबरों से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। वो 1 से हो जाएगा क्योंकि 1 छक्के 6 होता है, 2 से हो जाएगा, 2 तिहाई 6 होता है, 3 से हो जाएगा, 3 दूनी 6 होता है, और 6 से भी हो जाएगा। अर्थात वह 1 और स्वयं के अलावा भी 2 और 3 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा, पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम इसमें यही समझते हैं कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं, वे सारे नंबर जिनके 3 या 3 से ज्यादा मल्टीपल हो, 3 या 3 से ज्यादा नंबरों से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। उसी प्रकार इसका जस्ट उल्टा होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जो ऐसे नंबर जिसमें 1 का भाग जाएगा या उसमें उसी नंबर का भाग जाएगा। जो नंबर है, जैसे हमारा 5 हो गया, 5 में आप 1 से भाग दे सकते हैं तो पूरी तरह जाएगा, या कि फिर 5 से भाग दे सकते हैं।
उसके अलावा वो किसी और नंबर से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा। सिर्फ एक या स्वयं, स्वयं अर्थात जो वो खुद नंबर है, स्वयं का मतलब ये होता है। ठीक, तो ये होता है प्राइम नंबर। एक बार फिर रिपीट करता हूं, प्राइम नंबर वे नंबर कहलाते हैं जो एक से बड़े हों और नंबर जो अपने और एक के अलावा किसी और के टेबल पे नहीं आते हों। ये 5 किसी और के टेबल पे नहीं आएगा, वो एक के टेबल पे आएगा, 1 2 3 4 पे आएगा, या कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तब 5 आएगा। उसके अलावा कहीं पे दिखाई नहीं देगा ये 5। उस प्रकार जैसे, पर एक को मत मानिएगा। एक जो एक होता है, जैसे गिनती में 1 2 3 4, तो एक ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। हमने पिछले वीडियो में जाना था। ठीक, अब देखिए कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, तो एलसीएम और एचसीएफ हम एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 6 and 20। ठीक, 6 and 20, 6 और 20 को हम ले लेते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, पहले हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? 6 लिखते हैं, उसके बाद पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6, फिर किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ 3 से कटेगा, 3 एकम 3। ठीक, उसके बाद हम 20 का करेंगे। तो 20 का करने के लिए सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 दाहम 20, फिर 2 से करेंगे तो 2 पंचे 10, फिर किसी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा डायरेक्ट, तो 5। तो अर्थात क्या हो गया कि हम 6 को कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। क्या क्या आया हमारे, जब 6 की हैं तो क्या क्या आया है, 2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक, और 20 के साथ क्या क्या आया है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। अब इसमें ये दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो हमें एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देना है, एकदम छोटे छोटे नंबरों में इसे विभाजित कर देना है इनसे। अर्थात ये क्या होंगे, ये नंबर क्या हैं, ये नंबर कंपोजिट नंबर हैं, और ये जो मल्टीपल में आ रहे हैं, जो हमारे इनके फैक्टर आ रहे हैं, ये सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर कहलाएंगे, अर्थात अभाज्य संख्या कहलाएंगे। और ये है जो भाज्य, इसके 2 या 2 से अधिक, 3 या 3 से अधिक, 2 बोल रहा हूँ, 3 या 3 से अधिक फैक्टर हैं, पर इनके नहीं है, ये एक या स्वयं से ही भाज जाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए पहले हम देखेंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास 2 नंबर दिए हुए हैं उनमें जो भी नंबर कॉमन है, अर्थात इसमें भी 2 है, ये देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, इन दोनों में कौन सा कॉमन नंबर है, 2। बाकी इसके अलावा कोई और है, 1 है। 1 तो सभी में कॉमन होता है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम क्या बोल देंगे कि इन 2 नंबरों का 6 और 20 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 अर्थात 2। इन दोनों का एचसीएफ 2 होगा। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में क्या करते हैं हम कि जो कॉमन आया है, जो दोनों में है, उसे सिर्फ एक बार लेंगे, उसके अलावा जो जो बचे हुए हैं, इसमें क्या बचा है, 3 बचा है तो 3 ले लेंगे। इसके बाद एक तो सम में होता है, एक का मल्टीपल से कोई मतलब नहीं है तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। इसमें फिर 2 बचा है, उसके बाद इसमें 3 शेष बचा है, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60। तो हमें क्या मिल गया कि एचसीएफ हमारा 2 आया और एलसीएम हमारा 60 आया। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो नंबर होता है जिस नंबर को यदि जो 2 नंबर दिए हुए हैं उनमें से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा,
2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 बार में पूरी तरह चला जाएगा, 2 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार में पूरी तरह चला जाएगा। ठीक, लेकिन एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो नंबर होता है जिस पर एलसीएम वाले नंबर पर इन दो नंबरों का पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अर्थात 60 को यदि 6 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह 10 बार में चला जाएगा, और 60 को 20 से करेंगे तो ये 3 बार में पूरी तरह से चला जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि HCF हमेशा इन दो नंबरों से छोटा होगा, हमेशा इन दो नंबरों से छोटा होगा, और LCM होगा जो इन दो नंबरों के बराबर भी हो सकता है और बड़ा होगा, यही होगा। ठीक, अब हमने क्या देखा, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे क्या था कि LCM और HCF। LCM हमारा क्या आया था? 60 आया था, और HCF क्या आया था? 2 आया था। किन दो नंबरों का? 6 और 20 का। अब यहां से हमारा शुरू होता है क्या? जो थ्योरम है। तो थ्योरम का कहना क्या है? अब देखिए, थ्योरम का नंबर है, जैसे हम एक A को A मान लेते हैं और 20 को B मान लेते हैं। ठीक, ये दो नंबर हैं A और B। A और B के जगह में कोई भी नंबर हो सकते हैं। मैंने 6 और 20 लिया है, 6 और 20 लिया है, तो A और B के जगह में कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो इसलिए हमने ये वेरिएबल लिया है ताकि हम इसकी जगह कुछ भी रख सकते हैं। तो इनका कहना क्या है, ये थ्योरम क्या कहता है? अब हम मेन थ्योरम पे गए हैं। तो थ्योरम का कहना क्या है कि कोई भी जो दो नंबर हैं, अर्थात A इंटू B, इन दो नंबर जो जिनका भी हम LCM निकालेंगे या HCF निकालेंगे, उन दो नंबरों का मल्टीप्लाई हमेशा उन्हीं दो नंबर के LCM इंटू उन्हीं दो नंबर का HCF, इन दोनों के मल्टीप्लाई मेन नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा। और ये हमेशा इस बात का नोट कर लीजिए कि ये सिर्फ दो नंबरों में अप्लाई होगा, सिर्फ दो नंबरों में। यदि यहीं पे बोल दूं कि 6, 20 और 30 का, इन दोनों का, तीनों के LCM और HCF निकालो, तो LCM और HCF तो इसी मेथड से निकालेंगे, पर ये वाला थ्योरम यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अब हम आगे बताएंगे कि 3 नंबरों के साथ हम कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो अभी हम 2 नंबर का सीखते हैं। तो हमने ये देख लिया। अब इसको हम प्रूफ करते हैं कि कैसे होता है। तो देखिए, ए का मतलब क्या है? 6, और बी में क्या है? 20। ठीक, अब ए और बी का LCM क्या निकला है हमारा? 60, और HCF क्या निकला है? 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 2 120, और यहाँ पे 6 2 120, ये दोनों इक्वल आ गए। अर्थात अब इस थ्योरम का यूज कहाँ होगा? अब हम ये बताते हैं। इस थ्योरम का यूज ये होगा कि यदि हमारे पास दो नंबर दे दिया और इसका LCM दे दिया, तो HCF हम निकाल सकते हैं। यदि HCF दे दिया तो LCM निकाल सकते हैं। यदि LCM और HCF दे दिया, ये दो नंबर दे दिए, तो हम और पूछ दे क्वेश्चन में कि इन दोनों ऐसे दो नंबर का, मेन नंबर का, जो हमारे A और B हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? तो डायरेक्ट LCM और HCF का मल्टीप्लाई ही उस मेन नंबर का, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, उनका मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो ठीक, तो यहाँ तक हमने समझा। अब जानते हैं कि अब आपको हम बता देते हैं कि जो फैक्टराइजेशन किए हैं हम, ये फैक्टराइजेशन किए हैं, तो इसे हम छोटे छोटे भागों में जो डिवाइड किए हैं उसे फैक्टर कहते हैं। और फैक्टर के बाद यदि ये सारे नंबर प्राइम नंबर आए, जितने भी फैक्टर में हैं वो प्राइम नंबर आए, तो उसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कह देते हैं। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम नंबर फैक्टर करने के बाद वो सारे नंबर प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबरों में फैक्टर हो चुके हैं। जो हमारे एक कंपोजिट नंबर था 6,
अर्थात हम आपको न्यू पेज में समझाते हैं। जो हमारे पास 6 आया था उसके क्या क्या आए थे, 2 इंटू 3 इंटू 1। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है, ये हमारे फैक्टर हैं, इसके ये 6 के फैक्टर हैं। लेकिन इसको नॉर्मल कह देंगे कि फैक्टराइजेशन है। अब इसको, ये सारे नंबर क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। जो भी फैक्टर इनके बने हैं वो सारे प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर जिन पर इनका एक या खुद से ही भाग जाएगा, उसके अलावा किसी और नंबर से भाग नहीं जाएगा, अर्थात ये सारे नंबर प्राइम नंबर हैं। इसलिए हम इसका नाम कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बस। और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ नॉर्मल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको शॉर्टकट में बताते हैं कि अभी हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा फैक्टराइजेशन, उसके बाद सीखा प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद सीखा एलसीएम, उसके बाद सीखा एचसीएफ। और एलसीएम एचसीएफ का जो हमारा जो थ्योरम था मेन हमारा, ये तो नॉर्मल थे, इस चैप्टर में जो जो यूज होगा वो चीज़ें हमने सीखा। उसके बाद हमने सीखा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, ये हमने सीखा। अर्थात कि अंकगणितीय की आधारभूत प्रमेय जो होता है वो थ्योरम क्या क्या कहता है वो देखा। कि जो कोई नंबर होते हैं, दो नंबर, उन दोनों का मल्टीप्लाई उन्हीं नंबरों के एचसीएफ और का मल्टीप्लाई और उन्हीं दो नंबर के एचसीएफ का एलसीएम के दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होते हैं। ये दो नंबर का मल्टीप्लाई उसी नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ये हमने जाना। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे। उसके पहले हम चलते हैं जो 1.2 के पहले एग्जाम्पल हैं उन पर ध्यान देते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 तक हमने पुराने वीडियो में कंप्लीट कर चुका है, जो कि 1.1 के थ्रू आते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, जो कि 1.2 के अंतर्गत आता है। तो हम आ चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पर, उदाहरण 5 पर। तो उदाहरण 5 कहता क्या है ये देखते हैं। इस उदाहरण का कहना क्या है कि संख्याओं 4 की पावर n, पेन पतला है, पेन मोटा कर लेते हैं, आपको शो नहीं हो रहा होगा। तो संख्याएं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, ठीक। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिस पर 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता हो। शून्य पर समाप्त होता हो अर्थात कि जो भी हमारा नंबर है उसके लास्ट वाला अंक 0 होना चाहिए, ठीक। तो 4 की पावर, क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन का पहले अर्थ समझिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि 4 की पावर n हम कुछ भी नंबर रखें, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब n की जगह में कोई सी ऐसा नंबर रखें जिस पर, जैसे 4 की पावर 1 किए तो हो जाएगा 4, 4 की पावर 2 किए तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 16। यदि 4 की पावर 3 करें तो 4 इंटू 4 इंटू 4 ये 64, 4 चौक 16 चौक 64। तो ये कह रहा है कि इस 1 2 3 की जगह ऐसा कोई नंबर रख सकेंगे, ऐसा कोई नंबर है n की, ऐसा कोई मान है जिस पर जो यहाँ पे 4 आया है 6 के बाद, तो इकाई का अंक, यूनिट डिजिट हमेशा हमारा शून्य आ जाए। ऐसा कोई नंबर है? आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये शून्य कब आएगा, इस चीज का हमें ध्यान देना है कि ये शून्य कब आएगा। तो शून्य हमें इकाई अंक में तभी मिलेगा, जैसे शून्य किस में आएगा, 1 और 0, सबसे छोटा तो यही अंक है ना जिस पर इकाई के अंक में शून्य आता हो, सबसे छोटा अंक है। उसके बाद 20 होगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। अभी हम आपको सिखाया ना प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो 10 का क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा कि 2 इंटू 5 और फिर 5 एकम 5, अर्थात 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 होगा। अर्थात
ऐसा कोई नंबर जिस पर 2 या 5, 2 और 5 दोनों ये पेयर में होने चाहिए, ये दोनों साथ में होंगे, ये साथ में होंगे तभी हमारा इकाई का अंक 0 मिलेगा। वो नंबर शून्य पर खत्म होगा, समाप्त होगा यदि हमारे पास 2 और 5 दोनों नंबर होंगे। यदि इसमें से एक भी नंबर नहीं है तो इकाई का अंक शून्य नहीं होगा। तो आप देखिए कि ये क्या कह रहा है कि 4 की पावर n, अब 4 की पावर n कुछ भी करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब यहाँ पे 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। बट यहाँ पे हमें 5 है ही नहीं हमारे पास, और जब 5 नहीं है तो 5 नहीं है तो हमारा किसी भी कीमत पर, किसी भी कंडीशन पर हमें यूनिट डिजिट शून्य नहीं मिलेगा, अर्थात वो नंबर शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक, तो हम इसके लिए पेपर में क्या लिखेंगे ये हमें समझ में आ गया कि शून्य लाने के लिए हमें 2 और 5 के पेयर की जरूरत होगी। जितने भी हमारे पास 2 और 5 के पेयर होंगे उतने जीरो होंगे। यदि एक पेयर है तो हमारे इकाई के अंक में एक जीरो होगा। यदि हमारे पास दो अंक, दो पेयर हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, अर्थात 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यदि दो पेयर हैं हमारे पास, ये एक पेयर हो गया और ये दूसरा पेयर हो गया, तो इसमें हमें 2 शून्य मिलेंगे। आप ट्राई कर लीजिए, 100 का निकालेंगे तो हमारे 2 जीरो और 2 5 मिलेंगे। जितने भी, यदि देख लीजिए, समझ लीजिए कि 2 की पावर 5 है इंटू 2 की पावर 5 की पावर 3 है। देखिए, अब हम आपको बोल दिया जाए कि इसके इकाई के अंक में कितने शून्य होंगे, तो हमारे पास कितने हैं, 2 कितने हैं, 5 हैं, और 5 कितने हैं, 3 हैं। तो हमारे पास क्या देखना है कि पेयर कितने बनेंगे, एक यहाँ से 2 ले लिए, यहाँ 5 ले लिए, तो क्या हो जाएगा, हम ब्लैंक पेज ले लेते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा, वहाँ पे बुक भी लिखा रहता है, वो भी तो समझ में आएगा। तो हम क्या बोले थे, 2 की पावर 5 और 3 की पावर, सॉरी 3 बोल रहे हैं हम, ये 5 की पावर 3 है, 3 की पावर बोल रहे हैं। तो इसमें अब हमको फाइंड क्या करना है कि इकाई के अंक में, अर्थात शून्य समाप्त होने पे हमें कितने शून्य मिलेंगे, इकाई के अंक में लास्ट में कितने शून्य मिलेंगे। तो हमें क्या निकालना है कि हमें इन दोनों का पेयर निकालना है। ठीक, तो यहाँ से एक 2 ले लेंगे, यहाँ से एक 5 लेंगे, तो 2 इंटू 5 एक पेयर बन गया। अब यहाँ पे कितने बचे, 4 बचे, यहाँ पे 2 बचा। अब फिर एक पेयर निकालेंगे तो 2 इंटू 5, फिर एक पेयर निकालेंगे 2 इंटू 5। ठीक, तो 5 वाले पेयर तो खत्म हो गए, 5 3 ही थे, 1 2 और 3। अब इनके पास सिर्फ 2 2 बचा है, सिर्फ 2 और 2 बचा है, तो इसके साथ पेयर नहीं बन रहा है। हमारे पास कितने पेयर बन गए, 1 2 और 3, 3 पेयर बनेंगे, अर्थात जितने पेयर बन रहे हैं उतने ही लास्ट में शून्य होगा। अर्थात इसका आंसर सीधे हो जाएगा 2 दूनी 4, और जितने भी 2 5 के पेयर बन रहे हैं उतने शून्य लगा दो। इसके बाद यहाँ पे यदि आपको 7 भी दे दिया, 6 दे 7 दे दिया, तो ये 7 भी लास्ट में बचेगा, कुछ भी हो सकता है वहाँ की। आपको सिर्फ शून्य प्राप्त करने के लिए, शून्य प्राप्त करने के लिए 2 और 5 के पेयर को ढूंढना है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 7 चौक 28, और 3 पेयर है तो 3 जीरो। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा। ठीक, अब तो इसमें लिखना क्या है ये हम आपको बताते हैं। तो इन सवालों पे हम उत्तर पे क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे शो कर देंगे कि 4 की पावर n पर n की जगह पे हमारा जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, तो आप लिख देंगे 4 की पावर 1 लेंगे तो 4, 4 की पावर 2 लेंगे तो 4 इंटू 4, तो आपको 3 4 तक यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे शो करना है, यहाँ पे लिखना क्या है आपको हम बताते हैं। यहाँ पे लिखिएगा कि v does not have 5 as a function in 4 की पावर n and hence v
does not have pair of 2 and 5, 2 into 5, so end digit can never be 0। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है। अब इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से लिख लेंगे। अब हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ वो आप नोट कर लीजिए। तो इसमें क्या लिखना है कि फंक्शन अर्थात संख्या 4 की पावर n पर पेयर हमारा 0 प्राप्त करने के लिए पेयर हमें 2 into 5 की ज़रूरत होती है। इस फंक्शन के लिए 2 और 5 के पेयर हमें प्राप्त नहीं है, अर्थात यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक कभी भी शून्य नहीं होगा, वो नंबर शून्य पर कभी भी खत्म नहीं होगा। इस तरह आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो हिंदी वाले बच्चे ध्यान दीजिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए भी। इस संख्या, आप लास्ट पे क्या लिखेंगे उत्तर पे, इस संख्या 4 की पावर n पर 5 उपस्थित नहीं होने के कारण 2 into 5 का समूह प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः संख्या 4 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। शून्य प्राप्त करने के लिए 2 into 5 के समूह की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन समाप्त। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है कि संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को अभी एग्जाम्पल में कर चुके हैं। ये देखिए, हम आपको शो करते हैं कि हमने यही एग्जाम्पल लेकर, ये 6 और 20 का एग्जाम्पल लेकर इसी मेथड से, उसमें कोई मेथड नहीं लिखा, इसलिए हम नॉर्मली इस मेथड से इसका HCF और LCM निकाल लेंगे। तो आपको इस मेथड में बस नॉर्मली ये नंबर लिखना है, उसके बाद LCM HCF लिखना है, उसके बाद ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है वो हम आपको बता दिए कि फैक्टराइजेशन ये होता है, और जो नंबर सारे प्राइम होते हैं इसलिए इसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। उसके बाद जो कॉमन होगा उसे लिख करके HCF हो जाएगा, और कॉमन के अलावा जो भी नंबर होंगे उनका भी मल्टीप्लाई LCM कहला जाएगा। ठीक, बस इतना करना है और एग्जाम्पल नंबर आपका 6 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको अब चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड अर्थात प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर इसका LCM ज्ञात कीजिए, अर्थात वही मेथड निकालना है। तो अब हम चलते हैं, क्या निकाला, 96 और 404। तो 96 एंड 404 के हमें क्या निकालना है, पहले HCF। तो पहले हम निकाल लेते हैं, जो जो क्वेश्चन कह रहा है हम वो समझा रहे हैं, आपको समझिएगा। उसके बाद लिखना कैसे है हम आपको एक्सरसाइज में बताते हैं। एक्सरसाइज में हम आपको प्रॉपर लिख कर देते हैं कि आपको पेपर में लिखना कैसे है। ठीक, तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कैसे करना है वो हमने स्टार्टिंग में बता दिया है, आपको टाइम लेकर बार बार नहीं बताएंगे, आप भी इरिटेट होंगे। तो चलिए HCF निकालेंगे। HCF हमें नॉर्मली जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे। तो 96 का पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। कौन सा फैक्टर, प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले हमें इन नंबरों को प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे ये हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले हम छोटी से छोटी अंक, कौन सा छोटा ऐसा नंबर है जिससे ये डिवाइड हो जाएगा, किससे, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, 3 से भी हो जाएगा, लेकिन हम पहले 2 से करेंगे, छोटे नंबरों से डिवाइड करते जाएंगे तो हमारा गलत कभी नहीं होगा। तो ठीक, तो 2 चाकू 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 दूनी 4, 2 चाकू 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से होगा, 2 छक्का 12, फिर 2 से होगा, 2 तिहाई 6, फिर लास्ट में हो जाएगा 3 से 1 आ जाएगा। उसके बाद 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, वो क्या होगा,
पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से होगा तो 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब 101 किसी से डिवाइड नहीं होगा, मतलब 101 से ही होगा एक बार। अब यहाँ पे 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना क्या क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने दो हो गए, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4, फिर एक 2 एंड 3। ठीक, अब 404 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 101, फैक्टर मतलब उनके गुणनखंड। तो 96 के गुणनखंड ये हो गए, और गुणनखंड अर्थात अभाज्य गुणनखंड, ये तो गुणनखंड हो गए, और ये सारे नंबर अभाज्य हैं, प्राइम है, इसलिए अभाज्य गुणनखंड। ठीक, और 404 के ये हो गए। अब HCF निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इन दोनों नंबरों में जो भी नंबर कॉमन होगा, इसमें 1 2 है, इसमें भी 2 है, दूसरा 2, तो हम 2 निकाल लेंगे यहाँ से, फिर 1 2 और है हमारे पास, तो वो 2 निकाल लेंगे। उसके अलावा कोई और नंबर है नहीं है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 4, अर्थात 96 और 404 का HCF क्या हो जाएगा, 4। ठीक, अब हम 4 निकाल लिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का कहना है कि हमें नॉर्मल मेथड से पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड का 96 और 4 का HCF निकालना है, फिर LCM निकालना है। फिर LCM निकालना है मतलब कि हमें इस मेथड के थ्रू निकालना है, जो मेथड हमने पढ़ा है, जो थ्योरम हमने पढ़ा है। थ्योरम क्या पढ़ा है हमने, कि कोई भी दो नंबर A और B, कोई भी दो नंबर हमें दिया है, तो हमें उन दो नंबरों का मल्टीप्लाई हमेशा उन्हीं दो नंबरों के LCM का मल्टीप्लाई और उन्हीं दो नंबर के HCF के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो हमारे पास यहाँ पे दो नंबर कौन कौन से हैं, दो नंबर कौन कौन से हैं, ये दो नंबर कौन कौन से हैं, 96 एंड 404। ठीक, अब हमें LCM को निकालना है, और हमने HCF निकाल लिया क्या, 4। ठीक, तो जब 4 इधर है, तो जब 4 को इधर ले जाएंगे, इस साइड इक्वल के इधर, तो क्या हो जाएगा, LCM बराबर क्या हो जाएगा, 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाय 4। तो जब 4 से डायरेक्ट इसे काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, अर्थात क्या हो जाएगा, 96 इंटू 101। ये मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, 96 का 1 से डिवाइड करेंगे तो 96 आएगा, और ये 0 रहेगा, और 96, इसका मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। मल्टीप्लाई करना 10th क्लास में है, आप बोर्ड के पेपर देने वाले हैं, अब आपको मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं सिखाया जाएगा। ठीक, तो 96 का ये हमारा क्या आ जाएगा, LCM। ठीक, LCM आ जाएगा हमारा 96। तो इस मेथड से हमें LCM निकालना है, यही क्वेश्चन का कहना है कि आप HCF निकालिए नॉर्मल मेथड से, और उसके बाद LCM निकालिए हमारे इस थ्योरम पे, जो आधारभूत प्रमेय है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, उस मेथड से। तो हमने ये निकाल दिया। अब चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसी मेथड का यूज किया है, ये देखिए एग्जाम्पल आ गया, हमारा आंसर आ गया 9696। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, एग्जाम्पल नंबर 8 पर। एग्जाम्पल नंबर 8 का क्या कहना है कि संख्या 6, 72 एंड 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अर्थात अब हमें वो मेथड यूज नहीं करना, क्योंकि 3 नंबरों पे ये मेथड यूज होता ही नहीं है। तो हमें क्या कह दिया है, 3 नंबर दे दिए हैं, 6, 72 और 120। तो अब इन दो तीनों का HCF और LCM निकालते हैं। तो चलिए फास्ट करते हैं, बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया हो गया। तो नंबर क्या क्या है, 6, 72 और क्या है, 120। ठीक, अब इसका पहले क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। 6 का गुणनखंड 2 इंटू 3, 3 1, 72। जल्दी जल्दी चलते हैं, 2 2 3 6, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18,
3 तिकाई 9 और 3 एकम 3। 120 का निकालेंगे 260, 230, 215 और उसके बाद 3, 5 और 5, 1। ठीक, तो इधर क्या हो गया, 6 से क्या क्या आया, 2 इंटू 3, 72 के गुणनखंड क्या क्या आए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, अब 120 के क्या क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें क्या क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। ठीक, तो पहले HCF निकालते हैं। HCF में क्या करते हैं कि ये 3 नंबर, 2 नंबर थे तो हम 2 नंबरों में कॉमन निकालते थे, अब 3 नंबर थे तो हम 3 नंबर में कॉमन निकालेंगे। तीनों में कौन सा कॉमन है, एक ये 2, एक ये 2 और एक ये 2। ठीक, ये तीनों में कॉमन है तो इसमें से 1 2 निकाल लेंगे। उसके बाद क्या कॉमन है, ये 3 भी कॉमन है, ये 3, ये 3, ये 3, बस। इसके अलावा कोई और नंबर कॉमन है तीनों में नहीं है, तो हमारा HCF हो जाएगा 3 दूनी 6। ये हमारा HCF आ गया। अब LCM निकालेंगे। LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, हम LCM निकालने के लिए करते हैं कि जो भी हमारे पास कॉमन है उन्हें तो लेते हैं सिर्फ एक बार, 2 और 3 बस ले लिए जो HCF पे था। अब उसके अलावा इस पर कोई नंबर नहीं बचा है, इनमें क्या क्या बचा है, 2 और 2 और 3, तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, और 120 पर बचा है क्या, 2, 2 और 5, तो इसमें लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे सारे नंबरों का, तो 2 तिहाई 6 दूनी 12 दूनी 24। ठीक, यहाँ तक 24 आया। अब मल्टीप्लाई करना सिखा रहे हैं आपको, ठीक है ना, 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60। अब 24 क्या क्या आया हमारे पास, 24 गुणे 60 क्या हो जाएगा, शून्य इधर आ जाएगा, 6 चौको 24 की 2 और 6 दूनी 12 13 14, 1440 इसका आ गया LCM। ठीक, तो हमारे पास LCM भी आ गया और HCF भी आ गया। आई थिंक कहीं पे गड़बड़ है, आप शायद तक कैच कर चाहिए हो, कहाँ पे गड़बड़ है ध्यान दे दीजिए। सॉरी दोस्तों, सॉरी, गलती हो गई। हमें LCM कैसे निकालना है वो हम बताते हैं। सॉरी, 6 का हम पहले इसे नॉर्मल में लिख लेंगे कि 6 से क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3, 72 का क्या लिखेंगे, 2 की पावर कितने होंगे, 3 और 3 की पावर 2। उसी प्रकार 120 का लिख लेंगे कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ठीक, तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास LCM निकालने के लिए, अब हम दूसरा मेथड बताते हैं आपको कि यहाँ पे LCM निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि जो भी हमारे पास इन तीनों में सबसे ज़्यादा है, जैसे 2 2 2 तीनों में 2 है, लेकिन 2 में सबसे बड़ी पावर किसकी है, 2 की पावर 3 है सबसे बड़ी पावर। उसके बाद 3 है हमारे पास, 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है। उसके बाद हमारे पास 3 भी गया 2 भी गया और बचा है 5, तो 5 की कितनी पावर है, 1 है। तो ये हमारा आएगा LCM, अर्थात कि जो भी हमारा गुणनखंड होगा उनमें जो जो भी नंबर होंगे, इसमें क्या क्या नंबर है, 2 है 3 है और 5 है, इसके अलावा कोई और नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या होगी, तीनों नंबर मिला के जितने भी हम देंगे, 3 नंबर दिए 4 नंबर दिए क्वेश्चन पे, तो जो भी सारे नंबरों में जो भी गुणनखंड हम निकालेंगे, जैसे ये गुणनखंड निकाले हैं, उनमें 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 3। उसके बाद 3 की सबसे बड़ी पावर है 3 की पावर 2 और 5 की सबसे बड़ी पावर है 5 की पावर 1। ठीक, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, 3 की पावर 2 हो जाएगा 9 एंड 5, तो क्या हो जाएगा 8 पंचे 40 इंटू 9 और 9 चौको 36, 360 हो जाएगा हमारा LCM। उसी प्रकार इसी मेथड से भी HCF निकालना चाहे, HCF तो हम बता दिए हैं,
ये तो एकदम सही है कि जो भी कॉमन है वो निकाल लेंगे, लेकिन इसमें भी क्या है कि जो जो नंबर हैं उनमें से कॉमन क्या है, 2, 3 और 5 तीनों नंबर ही है ना, तो 2 तीनों में है, तो 2 के जो तीनों में है उसमें से सबसे कम पावर है क्या है, सबसे जो ऊपर, इसको जैसे 2 की पावर 3 है तो इसे पावर कहेंगे हम, पावर, घात, 2 की घातें 3, ठीक, 2 की घातें 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा किया गया है, ठीक, 2 को 3 बार गुणा किया है, ये 2 की घातें 5 कर दोगे 2 को 5 बार गुणा किया गया है, ठीक। तो इसमें एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो सबसे तीनों में कॉमन हो और जो सबसे कम पावर की हो, जैसे 2 का है, 2 तीनों में है लेकिन सबसे कम पावर क्या है 2 की पावर 1, और 3 भी तीनों में है, 3 की सबसे कम पावर है 1, 5 तीनों में नहीं है तो इसको 5 को हम हटा देंगे, तो सिर्फ 2 और 3 लेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा हमारे पास एचसीएफ। तो हम एचसीएफ सीख लिए और एलसीएम सीख लिए, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमने पूरे एग्जाम्पल में डिटेल से आपको हर क्वेश्चन समझाया है, तो बस उसी तरह आपको हम सिर्फ समझाते जाएंगे, हमें भरोसा है कि आपको पूरी तरह से अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, अर्थात सिर्फ आपको इन सभी का गुणनखंड निकालना है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर करने हैं, फैक्टराइजेशन में इनका सिर्फ फैक्टराइजेशन निकालना है। तो 140, तो 140 का हम 1 2 का निकाल देते हैं, पहले का निकाल देते हैं कि 140 का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, पहले सबसे छोटी नंबर से, हम आपको बताए थे सबसे छोटी नंबर से आपको भाग देना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 35 आएगा, फिर किसी नहीं कट रहा है, किसी से सीधे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 7 35 और फिर 7 से, तो क्या क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये चीज़ें ऐसे आपको पेपर में करके, आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको पहले ऐसे शो करना है, उसके बाद आपको 140 इक्वल टू ऐसे लिखना है, ये वही चीज़ आया। अब उसे हम आपको क्या बोले थे कि 2 है, 2 बार आया है तो 2 को हम 2 की पावर 2 लिख देंगे, 5 को एक ही बार आया तो 5 लिख देंगे, 7 को एक बार लिख देंगे, ठीक। उसी प्रकार 156 का इसी तरह करेंगे तो क्या क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 आएगा, तो 2 को 2 बार आया है तो 2 की पावर 2 कर देंगे, 2 की घातें 2 और 3 और 13, ठीक। उसी के बाद 3825 का गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या आएगा 3 3 5 5 17, तो 3 2 बार आया तो 3 की पावर 2 और 5 2 बार आया तो 5 की पावर 2 और 17, इस तरह लिख देंगे, ठीक। उसके बाद हमारा 5050 आया तो 5 7 11 13, इसमें कोई डबल नहीं है तो इसको नॉर्मली ऐसे रहने देंगे। उसके बाद 7 4 2 9 आया तो 17 इंटू 19 इंटू 23, ये भी कोई पावर वाला नहीं है, सब में पावर एक ही है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए हम इसको नॉर्मल कर देंगे। तो आपको उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला था कि सिर्फ हमें गुणनखंड निकालना है, अब हमें इसमें क्या करना है, गुणनखंड के साथ इन दो नंबरों का गुणनखंड के साथ एचसीएफ और एलसीएम भी निकालना है। तो क्या बोल रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, अर्थात इन दो नंबरों का पहले एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, फिर हमें पता करना है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो इन्हीं दो नंबर ए और बी, जो ये ए और बी हैं, इनके मल्टीप्लाई ये दोनों बराबर हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए पहले चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पे, ठीक। ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। तो पहले क्वेश्चन पे देखते हैं कि 26 और 91 दिया है, तो 26 और 91 में क्या बोला है कि 26 का पहले क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, तो क्या आएगा 2 और 13 आएगा, 91 का 7 और 13 आएगा, तो जो कॉमन है उसे ले लेंगे तो वो हो जाएगा एचसीएफ, एचसीएफ निकाल लिए। उसके बाद
जो भी कॉमन है उसके अलावा जो ले लेंगे, 2 नंबरों में यही करते हैं, तो जो भी उसके अलावा 2 भी नंबर बचे हैं उनको ले लेंगे। तो इसमें से 2 बचा है, इसमें 7 बचा और 13, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। अब इन दोनों का एचसीएफ क्या आया 13 और एलसीएम आया 182। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आया 13 और 182 का मल्टीप्लाई 2366 आया, और जो हमारा जो नंबर है 26 और 91, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई 2366 आया। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक, समझ में आ गया। उसी प्रकार हम दूसरे नंबर का करेंगे। दूसरे नंबर को करने के लिए हम दूसरा नंबर क्या दिया है 510 और 92, उसमें से 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है अभाज्य गुणनखंड जो निकालेंगे। उसके बाद जो कॉमन होंगे वो HCF कहलाएगा, कॉमन के अलावा सारे नंबर LCM कहलाएंगे। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके शो कर देंगे, ये आ जाएगा। और जो मेन नंबर है HCF और LCM, जो हमारा मेन नंबर है उसका मल्टीप्लाई ये हो जाएगा और HCF और LCM का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा। हम देख लेंगे कि ये दोनों नंबर भी बराबर होते हैं। तीसरे नंबर में क्या है कि 360, 336 एंड 52 दिया है। इन दोनों का पहले गुणनखंड निकालेंगे और इस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक, क्योंकि इसमें कॉमन बहुत सारे नंबर आ रहे हैं। उसके बाद 54 का निकालेंगे। इन दोनों का जो कॉमन होगा, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, तो 2 की पावर जो सबसे छोटी होगी वो लेंगे, HCF निकालने के। 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 को ले लेंगे। और 3 में 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 1 वाला ले लेंगे। कुछ नहीं है ऊपर में, मतलब 1 है। अब इन दोनों का HCF 6 आ जाएगा। और LCM के लिए वही जो कॉमन है वो लेंगे, उसमें से बड़ी वाली, लोवेस्ट में बड़ी वाली लेंगे, हाईएस्ट में छोटी वाली लेते हैं, बस उल्टा होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो LCM में 2 की पावर 4 लेंगे, 3 की पावर 3 लेंगे और 7 ले लेंगे। ठीक, तो LCM निकल आएगा। अब HCF और LCM इन दोनों का मल्टीप्लाई 18144 आया, और 2 नंबर जो गुणनफल हैं उनका भी नंबर 18144 आ गया। तो इससे भी पता चल गया कि हमारा दोनों नंबर का जो गुणनफल है उसके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। ये लाइन में लिखना लास्ट में बहुत जरूरी है। ठीक, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो तीसरे क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना है। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF निकालना है। बस पहले हम 2-2 नंबरों को निकालते थे, अब हम यहाँ पे 3-3 नंबरों का निकालेंगे। बस इनको भी सेम करना है कि पहले 12 का गुणनखंड निकालेंगे, फिर 15 का निकालेंगे, फिर 21 का निकालेंगे। HCF के लिए तीनों में यदि कॉमन है तो लिख देंगे, यदि नहीं है तो एक तो रहता ही है, यदि नहीं है ये भी बता दें, नहीं है तो एक लिख देंगे, मतलब उन तीनों नंबरों का HCF एक होगा। और उसके अलावा जो भी LCM होगा, जो भी हमारा जो कॉमन होंगे उसमें जो बड़े बड़े पावर होंगे वो हम लिख देंगे, तो HCF निकालना है। उसी प्रकार 17, 23, 29 में देखिए यहाँ पे 1 के साथ है, तो HCF कुछ नहीं है, तो ये देखिए 1 आ गया। 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर कॉमन ही नहीं है, तो HCF आ जाएगा। और ये तीनों एक के अलावा जो भी नंबर होंगे वो LCM कहला जाएंगे। ठीक, तीसरे नंबर में हमारा तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि 8, 9, 25, तो 8 के 2 की पावर 3 हो जाएगा, 9 का 3 की पावर 2 हो जाएगा और 25 का 5 की पावर 2 हो जाएगा। इन दोनों में भी, इन तीनों में भी कोई नंबर कॉमन नहीं है, इसलिए HCF 1 हो जाएगा। और LCM क्या हो जाएगा कि ये तीनों सभी के मल्टीप्लाई होंगे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई होके हमारा LCM निकल जाएंगे। मतलब HCF हमारा 1 आया और LCM हमारा 1800 आया। ठीक, तो ये तीसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। LCM 306 एंड 657 इक्वल टू 9 दिया है, मतलब इसका HCF दिया है। ये 2 नंबर हैं और इन दोनों नंबरों का HCF दिया हुआ है, मतलब 2 नंबर, मतलब A बराबर 306 दिया है और B बराबर दिया है 5657। ठीक, और HCF दे दिया है इन्हीं का 9। अब बोल रहा है कि LCM निकालो, तो LCM डायरेक्ट निकाल देते हैं। A
इंटू बी, अब एलसीएम इंटू HCF। ठीक, तो A इंटू बी क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 इक्वल टू एलसीएम निकालना है इंटू 9, तो 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, ये 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 बाई अपॉन 9। अब 9 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब डिवाइड करना, गुणा भाग करना यहाँ पे नहीं सिखाया जा रहा है, 10th में है आप, यदि नहीं आ रहा है तो गुणा भाग पहले अच्छे से सीख लीजिए। ठीक, तो आपको भाग देना, चलिए हम बता देते हैं कि पहले 3 से काटेंगे, 3 तिकाई 9, फिर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, उसके बाद फिर 3 से कटेगा। 3 से डिविजिबल का रूल क्या होता है कि यदि जो नंबर से आप भाग दे रहे हैं उनका सम 2 0 1, तो 2 एकम 2 1 और 3 आए, इन तीनों का सम 3 आता है, तो 3 आ गया, या कि 3 के मल्टीपल में आ गया, मतलब 3 6 9 12, वो 3 से कट रहे हैं, अर्थात वो पूरा नंबर 3 से कटेगा। तो 3 तिकाई 9 और 3 चौको 12, अब 34 इंटू 657, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा नंबर आ जाएगा। तो ठीक, तो इस मेथड से हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो चलिए, 4th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n अर्थात नेचुरल नंबर के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमने पहले क्या सीखा था 4 की पावर n के लिए, वो एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 6 की पावर n के लिए क्या 0 पर समाप्त होगी। तो 6 का हमें क्या करना है कि आपको देखना है कि 6 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 3, ये 6 की पावर n है तो 2 इंटू 3 की पावर n हो जाएगा। तो n का मतलब कितनी भी बार करेंगे तो इसका पेयर क्या क्या बनेगा, 2 और 3 के पेयर बनेंगे ना। पर हमें 0 प्राप्त करने के लिए हमने क्या बोल रहा था, 0 प्राप्त करने के लिए हमें 2 और 5 के पेयर चाहिए। तो यहाँ इसमें भी 5 तो है ही नहीं, अर्थात 0 पे कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 2 और 5 का पेयर बन ही नहीं रहा। इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होती है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 2 और 5 के विभाजित होगी, 2 और 5 दोनों से विभाजित होती है, क्योंकि 10 इक्वल टू 2 इंटू 5 होता है। तो 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 इंटू 3 की पावर n, अर्थात 2 की पावर n और 3 की पावर n। 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक, ये भी लिख सकते हैं आप लास्ट में, ये जो हमने बताया और जो हमने यहाँ पे बताया था, ये यहाँ पे बताया था, ये भी आप लिख सकते हैं। बस यहाँ पे क्या लिखिएगा 6 की पावर n लिख दीजिएगा, 4 की पावर n की जगह। यहाँ पे जितने भी 4 की पावर n यहाँ पे लिखा है वहाँ पे 6 की पावर n लिख दीजिए, बाकी यही का यही छाप दीजिए, या कि अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। और इसके लिए जो इंग्लिश वालों के लिए लिखा था वो भी इंग्लिश वालों के लिए ये हो जाएगा, बस 4 की पावर 6 की जगह 6 की पावर n लिख दीजिएगा। ठीक, 4 की पावर n की जगह 6 की पावर n लिख दीजिएगा, तो लास्ट में वही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। अब 6वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संख्या की व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर कहलाते हैं, जो 3 या 3 से ज़्यादा अंकों से पूरी तरह से विभाजित हो जाएं। तो इसे हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए कैसे प्रूव करेंगे, इन नंबरों को लिखेंगे, इन नंबरों में ये अलग नंबर है और ये अलग नंबर है क्योंकि बीच में प्लस है। ठीक, अब इन दोनों नंबरों में इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो 13 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, 7 बचेगा, 11 बचेगा। ये 13 तो कॉमन ले लिए, प्लस इसमें 13 कॉमन ले लिए तो प्लस 1 बचेगा। अब
इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले क्या करते हैं हम बॉड मास में, पहले डिवाइड करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, ठीक, ये करते हैं। और उसके भी पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे, तो 77, उसके बाद जोड़ेंगे +1। ये मत देखिएगा कि पहले गुणा कर देना है, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, मैंने बताया ना पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 78 हो जाएगा, 78 इंटू 13, इसको एक्सप्लेन करेंगे तो 13 इंटू 13 इंटू 6। अब ये देखिए, इसे भाज्य संख्या कह सकते हैं ना, क्योंकि इसके 3 फैक्टर हैं, 13 भी है, 13 भी है, 6 भी है। इसलिए इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक 1, 6 और 13, तो इसमें 1, 6 और 13 हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। उसी प्रकार दूसरा नंबर जो दिया है, क्या क्या दिया है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और प्लस में 5। तो इसमें से 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद इन सबको सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद देख लेंगे कि 5 भी है, 1009 भी है, और एक तो सब में रहता ही है, तो इसमें भी 2 से ज़्यादा हो गए। इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक 1, 5, 109 हैं, और ये संख्या, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक, आप समझ गए होंगे कि ये क्या कह रहा है और हमने क्या किया है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक, मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब एक ही जगह से दोनों एक डायरेक्शन पर चलना प्रारंभ करते हैं, सोनिया और रवि। सोनिया 18 मिनट में ये पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है, और रवि इस पूरे चक्कर को लगाने में 12 मिनट लगाता है। तो हमें फाइंड करना है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिल जाएंगे। अर्थात देखिए, यहाँ से सोनिया चली और रवि चले, तो इसको 12 मिनट लग रहा है, मतलब ये जल्दी तेज भाग रहा है, तब ना उसको कम समय लग रहा है, तेज भागे कम समय लग रहा है, और सोनिया धीरे धीरे चले इसलिए उसको ज्यादा समय लग रहा है। तो जब यहाँ से शुरू करेंगे ये लोग, तो रवि तो आगे निकल जाएगा ना, सोनिया पीछे रह जाएगी, क्योंकि इसको तो 12 मिनट में पूरा करना है, तो 12 मिनट जल्दी पूरा करना है, तो ये आगे निकल जाएगा। तो ये हमें फाइंड करना है कि जब भी ये घूम के आएंगे तो ये दोनों साथ हो जाएं, ये साथ कम मिलेंगे, क्योंकि रवि ही आगे भागेगा ना। तो रवि आगे भागते भागते दोबारा सोनिया को कितने समय बाद मिलेगा, कितने समय बाद वो दोबारा उन्हें उसके साथ हो जाएगा। ठीक, तो ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है कि दो नंबरों का, ये जो दो नंबर दिए हैं 18 और 12, उसका हम हमेशा एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दोनों का, उसके बाद जो भी कॉमन है उसे एक बार ले लेंगे, और जो भी कॉमन नहीं है उसको हाईएस्ट पावर वाला ले लेंगे। इसमें क्या क्या है, 2 है और 3 है, तो 2 की पावर कितने हैं, यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो बड़ी अंक क्या लेंगे, 2 की पावर 2, और इसमें 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 ले लेंगे। जो भी एलसीएम आया 36। इसमें बता देंगे कि इस प्रकार रवि और सोनिया 36 मिनट बाद दोनों आपस में अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे। 36 मिनट बाद ये फिर से घूमकर अपने एक ही स्थान पर दोनों साथ में होंगे। दोनों पहले स्टार्ट किए तो आगे पीछे थे, अब दोनों साथ में होंगे 36 मिनट बाद। ठीक, तो 36 मिनट बाद क्या होगा, ये टोटल कितने मिनट लगेंगे, 36 मिनट। तो 18 मिनट लगने के लिए मतलब सोनिया 2 चक्कर लगाएगी, वहीं पे रवि 3 चक्कर लगा लेगा, क्योंकि 12 3 36 मिनट के लिए वो 3 चक्कर लगा लेगा 36 मिनट में। और ये
जो सोनिया है वो सिर्फ 2 चक्कर लगाएगी, क्योंकि एक चक्कर लगाने के लिए उसे 18 मिनट लगते हैं। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन का सारांश हो गया। इसी प्रकार इनमें कई सारे क्वेश्चन होते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें कई सारे क्वेश्चन होते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे ये बोल देगा कि पेपर में सिर्फ यही क्वेश्चन आएंगे, ये जरूरी नहीं है। इसमें आपको तैयार रहना है। इसके लिए वो क्वेश्चन दे सकता है कि एक घंटी जो बनी है, जैसे मंदिर में घंटी है, उसको बजने के लिए एक बार बजने के लिए 5 मिनट का वक्त लेता है, और दोबारा उसके साथ ही घंटी बजती है, वो दोबारा बजने के लिए 8 मिनट का समय लेती है। तो हर 5 मिनट में ये घंटी बजती है, और हर 5 मिनट में हर 8 मिनट में दूसरी घंटी बजती है। तो ये बोल देगा कि शुरू में पहली दोनों घंटी बजी, उसके बाद पहली घंटी 5 मिनट बाद बजेगी और दूसरी घंटी 8 मिनट बाद बजेगी। तो कितने समय बाद फिर से दोबारा दोनों घंटी साथ में बजेंगी। ठीक, तो इसका फिर हम क्या निकालेंगे, एलसीएम ही निकालेंगे। इसमें भी एलसीएम निकालेंगे। तो 5 का 5 ही होगा, और 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, जो कि भी ये 8 ही होगा। तो 8 पंचे 40, 40 मिनट। यदि 5 मिनट में ये बज रहा है, 8 मिनट बाद ये बज रहा है, तो पहली बार तो दोनों साथ में बजे, फिर 40 मिनट बाद फिर से ये दोनों एक साथ बजेंगे। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि क्या करना है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए और अपने घर में सुरक्षित रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।